स्वागत है आपका आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल ओसीसी बाय विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 32 में आज हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है लिक्विड अमोनिया। इसमें लोग थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो बनने वाला है और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और पूरा पेशेंस बना करके देखिएगा, क्योंकि ये लॉन्ग में हमेशा क्वेश्चन आता है। 7.5 नंबर यहाँ से आपको ये दे करके जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है, इसलिए थोड़ा सा लंबा बनेगा। इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे, विनम्र निवेदन करेंगे कि प्लीज़ आप लोग लास्ट तक अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए तुरंत आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक हमारा ये रहेगा कि लिक्विड अमोनिया के बारे में ही सारी चीज़ें पूछी गई हैं। लिक्विड अमोनिया अपने आप में एक बड़ा टॉपिक हो जाता है बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए। और अगर हम क्लास 12 की बात करें तो क्लास 12 में भी ये जो लिक्विड अमोनिया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप जब पढ़ेंगे पी ब्लॉक, जब आप पढ़ेंगे तो पी ब्लॉक में ग्रुप 15 में आप जानते हैं नाइट्रोजन आता है और नाइट्रोजन में ही अमोनिया हैबर प्रोसेस से बनाई जाती है। और अमोनिया बनाने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन प्रॉपर्टीज़ को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो अगर आप क्लास 12 में है या किसी और क्लास में है जहाँ पर अगर लिक्विड अमोनिया आता है तो बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तुरंत आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक में सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला तरीका जो पूछने का इसमें है वो ये आपके सामने है, डिस्कस द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ दैट मेक लिक्विड अमोनिया एज अ वर्सटाइल नॉन एक्वस सॉल्वेंट। जो पहला टाइप आपसे पूछा गया, इसमें पहला आपको क्वेश्चन दिया गया है यहाँ से यहाँ तक कि आप कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताइए अमोनिया की, जो अमोनिया को क्या बनाता है, वर्सटाइल नॉन एक्वस सॉल्वेंट बनाता है। एक बार फिर से, आप लिक्विड अमोनिया की कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करिए जो अमोनिया को वर्सटाइल नॉन एक्वस सॉल्वेंट बनाता है। मतलब इसका आपको प्रूफ देना है कि अमोनिया कैसे लिक्विड नॉन एक्वस सॉल्वेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो लिक्विड क्या होता है ये भी अभी हम आपको डिस्कस करेंगे। पहले आगे समझने की कोशिश करते हैं। आगे जो इसी में आपसे अटैच करके जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन इन द लिक्विड NH3। इतना आपको जब एक्सप्लेन कर लेंगे तो इतना एक्सप्लेन करने के बाद आपको आगे रिएक्शन भी कुछ लिखना है। लिक्विड NH3 का पहला रिएक्शन आपका होगा एसिड बेस रिएक्शन, दूसरा रेडॉक्स रिएक्शन, तीसरा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एसिड बेस वाला तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि एसिड बेस हम अभी तक 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो सेम वही रिएक्शन भी आप लोग चाहें, जो एसिड बेस हम लोग जो पढ़ चुके हैं, सेम वही रिएक्शन आप लोग चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो वहाँ पर जो हम एग्जाम्पल लिए थे वो भी NH3 का ही लिए थे, अमोनिया का ही लिए थे, तो वो भी एग्जाम्पल बिल्कुल यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग देखें तो 2013, 14 और 18 में पूछा हुआ है। और एक और जो इसका जो दूसरा टाइप है पूछने का, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें व्हाट आर नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। तो सबसे पहले आपसे इसकी डेफिनेशन ही पूछ लिया कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते क्या हैं। दूसरा इसमें पूछा है डिस्कस देयर इम्पोर्टेंस। तो दूसरी जो बात इसमें आपको डिस्कस करनी है, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है नॉन एक्वस सॉल्वेंट की, वो आपको डिस्कस करना है। इसके बाद आपसे जो तीसरा इसमें फैक्ट पूछा गया है, जस्टिफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस इन लिक्विड NH3, जैसे कि उसमें पूछा हुआ था। लिक्विड NH3 में फिर से आपसे पूछा है एसिड बेस रिएक्शन, जो कि अभी ऊपर वाला ही है। इसके साथ साथ एक इसमें डिफरेंट पूछा हुआ है जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है। तो ये 2 टाइप अभी तक हम ढेर सारे ईयर्स का देखे हैं, तो ढेर सारे ईयर्स का मिला करके सिर्फ 2 टाइप निकल करके आया हमारे सामने। एक ये टाइप था ऊपर वाला, एक आपका ये नीचे वाला टाइप। और अगर दोनों का मिला दें आपस में तो आप देखेंगे कि आपको 2013 में, 2014 में, फिर ये आपका 2015 में, 2016 में, फिर ये आपका 2017 में भी। देखिए फिर से 13, 14, 15, 16, 17 में लगातार पूछा गया, फिर 18 में ये पूछा गया है। यानी कि कोई ऐसा ईयर नहीं है जिसमें ये सभी क्वेश्चंस पूछे ना गए हों। हाँ,
एक ऐसा हो सकता है कभी अगर आपको NH3 की जगह पर, यहाँ पर जो NH3 है, NH3 की जगह पर हो सकता है कभी आपको SO2 दे दे, क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 इसकी जगह पर दे सकता है। तो SO2 अगर इसकी जगह पर दे देता है तभी सेम बस NH3 जहाँ जहाँ हम लिखेंगे वहाँ NH3 को हटा करके आप लोग SO2 कर दीजिएगा, बिल्कुल सब कुछ सेम आंसर उसमें भी रहेगा। तो अगर SO2 पूछता है तब भी सेम आप आंसर लिख लेंगे। SO2 के लिए हम अलग से वीडियो नहीं बनाएंगे, सेम इसी तरीके का उसमें भी रिएक्शन देना होगा, चाहे वो एसिड बेस रिएक्शन पूछे, चाहे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पूछे, चाहे प्रेसिपिटेशन वगैरह नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा तो आपसे बस एसिड बेस वाला ही अक्सर SO2 से पूछा हुआ है और पूछेगा, ठीक है। तो SO2 आप लोग आराम से कर लीजिएगा, NH3 की जगह पर SO2 को रख करके। सेम वैसे ही इसमें भी होगा, बस आपको ठीक तरीके से NH3 को समझना है। तो आप समझ गए होंगे कि कोई ऐसा ईयर नहीं जिसमें ये नहीं पूछा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको तैयार कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इस बार भी आएगा ही आएगा और 7.5 नंबर आपके हाथ से फिसलना नहीं चाहिए। तो तुरंत आ जाते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट हम लोग कहते किसे हैं। तुरंत इसकी डेफिनेशन पर आ जाते हैं। ये रही इसकी डेफिनेशन आपके सामने कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट हम लोग कहते किसे, पहले इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। तो एन इनऑर्गेनिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट इज ए सॉल्वेंट अदर देन वाटर दैट इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल से इसकी डेफिनेशन है। सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि एन इनऑर्गेनिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट, एक ऐसा सॉल्वेंट जो क्या हो, इनऑर्गेनिक हो और नॉन एक्वस। पहले तो एक्वस क्या होता है और नॉन एक्वस क्या होता है इसको आप लोग समझने की कोशिश करिए। एक्वस को हम लोग जनरली हिंदी में बोलते हैं जलीय विलयन, और जलीय विलयन का मतलब होता है जैसे अगर मान लीजिए हम ये बोलें कि NH3 यानी कि अमोनिया का जलीय विलयन। तो अमोनिया का जलीय विलयन का मतलब ये हुआ कि NH3 में हम लोग वाटर मिला दिए हैं, यानी कि वाटर में हम लोग NH3 को घोल दिए हैं। जब वाटर में हम लोग अमोनिया को घोल देंगे तो घोलने के बाद एक्वस बन जाएगा, एक्वस सॉल्वेंट बन जाएगा। यानी कि किसी भी चीज़ को जब वाटर में घोल दिया जाता है, वाटर से रिएक्शन करवा दिया जाता है, तो रिएक्शन करवाने के बाद जो सॉल्वेंट बनता है उस सॉल्वेंट का नाम होता है एक्वस। और नॉन एक्वस का मतलब ये होता है कि ऐसा सॉल्वेंट, अब देखिए सॉल्वेंट की बात हो रही है, सॉल्वेंट का मतलब क्या होगा, वो लिक्विड होना चाहिए तभी तो अपने अंदर किसी चीज़ को घोलेगा। सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और सॉल्वेंट का मतलब होता है कि अपने अंदर किसी चीज़ को घोल लेने की क्षमता। तो सॉल्वेंट कब होगा, जब वो लिक्विड होगा। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं अमोनिया की, तो अमोनिया लिक्विड होता है। अब आप बोलेंगे सर लिक्विड अमोनिया है, तो अमोनिया जब लिक्विड है तो उसमें वाटर क्यों नहीं होगा। अब वो वाटर अगर नहीं है तो लिक्विड होगा कैसे। तो आप बस इतना समझिए कि यहाँ पर जो अमोनिया होता है, NH3 जो होता है, NH3 यहाँ पर लिक्विड के फॉर्म में वाटर में घोल करके लिक्विड इसको नहीं बनाया जाता है। अमोनिया को वाटर में घोला जब जाता है तो घोलने के बाद वो बन जाता है आपका एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है आपका। NH3 को जब वाटर में घोला जाता है तो घोलने के बाद एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। जबकि इसी NH3 को आप जानते हैं अमोनिया गैस के फॉर्म में भी होती है, तो गैस के फॉर्म को, गैस वाली अमोनिया को अगर आप कंप्रेस कर दें, प्रेशर डाल के अगर उसको दबा दें एक सिलेंडर में, तो दबाने के बाद आप जानते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा बिना वाटर मिलाए। बिना वाटर मिलाए गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग उस प्योर वाले अमोनिया की बात कर रहे हैं जो गैस से लिक्विड में बदली गई है बाय अप्लाइड प्रेशर, प्रेशर को अप्लाई करने के बाद। तो उस वाले हम लोग लिक्विड अमोनिया की बात करें तो लिक्विड जहाँ पर लिखा मिले आपको लिक्विड अमोनिया, तो लिक्विड से ये मत अंदाज़ा लगा लीजिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर लड़के स्टूडेंट्स कि लिक्विड अमोनिया लिखा है इसका मतलब है कि इसमें वाटर मिला हुआ है, जबकि वाटर नहीं मिला हुआ है। लिक्विड बनाया गया, इसको दबा करके, इसको प्रेस करके, इसको कंप्रेस करके, इस पर प्रेशर अप्लाई करके इसको लिक्विड फॉर्म में बनाया गया है गैस से। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। एक्वस से कब होगा, जब इसको हम लोग वाटर में घोल करके इसका घोल बना देंगे, एक विलयन बना देंगे, एक सॉल्वेंट बना देंगे, तब उसका नाम हो जाएगा आपका एक्वस। और नॉन एक्वस का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे लिखा होगा कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट। यहाँ पर आप देखिए पहले क्वेश्चन में एकदम बिल्कुल मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पर दूसरे वाले में भी नॉन एक्वस, यहाँ पर नॉन एक्वस सॉल्वेंट आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है अमोनिया को। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट का मतलब क्या होगा, तो नॉन एक्वस का मतलब होगा कि लिक्विड की फॉर्म में तो रहे लेकिन वाटर डाल करके उसका सॉल्वेंट ना बनाया गया हो, वाटर डाल करके उसको ना बनाया गया हो, तो आपका नॉन एक्वस हो जाता है। यानी कि जिसमें वाटर ना हो फिर भी वो लिक्विड हो, तो आपका नॉन एक्वस सॉल्वेंट हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं एक्वस क्या होता है, नॉन एक्वस क्या होता है और लिक्विड क्या होता है, ये आपको समझ में बात आ गई होगी।
अब फिर से आते हैं डेफिनेशन पर। डेफिनेशन बोल रही है कि एन इनऑर्गेनिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट, यानी कि एक ऐसा इनऑर्गेनिक होना चाहिए यानी जिसमें कार्बन ना हो, और दूसरी बात है कि नॉन एक्वस यानी कि पानी मिला हुआ नहीं होना चाहिए, और सॉल्वेंट होना चाहिए। तो इनऑर्गेनिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट हम लोग किसको बोलेंगे? इज ए सॉल्वेंट, एक ऐसा सॉल्वेंट होता है अदर देन वाटर, वाटर को छोड़ करके। वाटर भी एक तरह का आपका सॉल्वेंट है और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसमें कार्बन नहीं होता है, लेकिन वाटर ही एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसको हम लोग एक्वस सॉल्वेंट बोलते हैं, या फिर वाटर में जब किसी चीज़ को मिला दिया जाता है तब भी उसको हम लोग एक्वस बोलते हैं। तो वाटर जब भी होगा तभी जाकर कोई एक्वस होगा, नहीं तो एक्वस नहीं होगा। तो इसीलिए वाटर को यहाँ पर छोड़ा जा रहा है, यहाँ पर लिखा है अदर देन वाटर, इसका मतलब वाटर को आपको छोड़ देना है, क्योंकि अगर आप वाटर ले लेंगे तब तो एक्वस हो जाएगा, और वाटर को अगर आप लोग छोड़ देंगे तो बाकी जितने सॉल्वेंट बचते हैं सब के सब नॉन एक्वस हो जाएंगे, यानी कि बिना वाटर वाले, बिना पानी वाले। ठीक है, दैट इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरी बात ये भी होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ना हो, एक ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए जो ऑर्गेनिक ना हो करके इनऑर्गेनिक होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऑर्गेनिक होगा तो आप जानते हैं कार्बन वाला होगा, और कार्बन होगा तो कार्बन के पास आप जानते हैं ऑक्सीजन भी होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है अक्सर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के फिर से क्या बना लेंगे? वाटर बना लेंगे, और जब वाटर बना लेंगे तो आप समझ सकते हैं फिर से एक्वस हो जाएगा, नॉन एक्वस होगा ही नहीं। तो इसलिए ऑर्गेनिक नहीं होना चाहिए, इनऑर्गेनिक होना चाहिए, नॉन एक्वस होना चाहिए, तब जा कर के उसको हम लोग बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट। और नॉन एक्वस कौन सा होगा? अदर देन वाटर, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल में ढेर सारे एग्जाम्पल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें से 2 या 3 आप लोग याद कर लेंगे और एग्जाम में एग्जाम्पल को ज़रूर मेंशन कर देंगे। जैसे लिक्विड अमोनिया, सबसे पहला एग्जांपल तो आपका लिक्विड अमोनिया हो जाएगा। दूसरा आपका लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, जैसा कि हम आपको बोले हैं कहीं कहीं पर आपको SO2 का लिखने के लिए मिलेगा, SO2 को अलग से पूछेगा, तो SO2 देखिए आपके सिलेबस में है, ये आप लोग कर लेंगे अपने से। तो ये भी आपका एक एग्जांपल हो जाता है नॉन एक्वस का, इसलिए इसको पूछा जाता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। फिर सल्फ्यूरिल क्लोराइड की बात करें तो SO2Cl2 हो जाएगा। देखिए ये सब क्यों है, ये सब आप देख पा रहे हैं इनऑर्गेनिक, यानी कार्बन नहीं है पहली बात। दूसरी बात हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें से आप देख सकते हैं कि वाटर बनने का कोई चांस ही नहीं, तो एक्वस होगा ही। ये सब के सब कैसे हो जाएंगे? नॉन एक्वस हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे फास्फोरिल क्लोराइड, तो POCl3 होता है, इसमें भी हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन है, तो वाटर बनने का चांस ही नहीं है। एंटीमनी ट्राइक्लोराइड, तो SbCl3 है। तो ये सब के सब जितने भी यहाँ पर कंपाउंड हमें यहाँ पे बताए हुए हैं। और दूसरा हम ये भी ले सकते हैं अदर इनऑर्गेनिक एसिड्स, यानी कि जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उस सब के सब आप देखेंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट की तरह से एक्ट करते हैं। ठीक है, ये सब के सब एग्जाम्पल, जिसमें से आप 2 एग्जाम्पल याद कर लेंगे, एक आपका लिक्विड अमोनिया और दूसरा आप लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 को आप याद कर लेंगे, 2 आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इस तरीके से आप लोग लिख देंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं इसकी इंपॉर्टेंस पर। आपसे इंपॉर्टेंस इसके बाद पूछा हुआ था कि इंपॉर्टेंस क्या होती है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट की इंपॉर्टेंस कौन कौन सी है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस आप लोग इसमें लिखेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसिस दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर आर सॉल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग उम्मीद करते हैं पहले पढ़े भी होंगे पिछले क्लासेस में। वो ये है कि ऐसे ऑर्गेनिक एसिड या फिर बेस, ऐसे ऑर्गेनिक एसिड, याद रखिएगा ऑर्गेनिक की बात हो रही है, ऐसे ऑर्गेनिक एसिड या फिर बेस जो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, यानी कि वाटर में जिनको डिजॉल्व नहीं किया जा सकता। आप लोग पढ़ेंगे कि वाटर में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिजॉल्व नहीं होती हैं, घुलती नहीं हैं, तो उन सभी के लिए हमको ऐसा सॉल्वेंट चाहिए होता है जिसमें हम लोग उसको घोल सकें। तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं आर सॉल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट, यानी कि उसके लिए हम लोग यूज करते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट का यूज करते हैं, जो कि आपका NH3 में घुल सकता है, SO2 में घुल सकता है, लिक्विड रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्गेनिक एसिड या बेस जो वाटर में नहीं घुलते हैं वो आप देखेंगे आराम से नॉन एक्वस सॉल्वेंट में घुल जाते हैं। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसेस विच इज ऑफ कंपेरेबल स्ट्रेंथ टू वाटर कैन बी टाइट्रेटेड ईजिली इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ऑर्गेनिक एसिड या बेस, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड या बेस जो
कंपेरेबली आप देखेंगे कंपेरेबल स्ट्रेंथ टू वाटर का मतलब होता है कि वाटर से स्ट्रांग हो। कोई ऐसा एसिड, ऑर्गेनिक एसिड या ऑर्गेनिक बेस जो वाटर से स्ट्रांग हो, और स्ट्रांग होगा तो आप देखेंगे कि वाटर में जल्दी डिजॉल्व नहीं होता है, तो उसको भी हम लोग आराम से नॉन एक्वस सॉल्वेंट में ट्रीट करवा सकते हैं, उसका टाइट्रेशन करवा सकते हैं, यानी कि उसको डिजॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा वाला पॉइंट भी लगभग लगभग वही है जो अभी पहला पॉइंट था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें चेंज करी गई है। ये आपका दूसरा पॉइंट आराम से बन जाएगा। तीसरे पॉइंट की बात करें तो एन नॉन एक्वस सॉल्वेंट में हेल्प टू आर मोर एसिड्स इन मिक्सचर। आप देखेंगे जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं उसके अंदर हम लोग 2 या 2 से अधिक एसिड का भी मिक्सचर बना सकते हैं। यानी कि कहने का सेंस क्या हुआ, अगर कोई नॉन एक्वस सॉल्वेंट है तो उसमें आप 2 या 2 से अधिक एसिड को भी घोल करके उसका मिक्सचर बना सकते हैं, उसको डिजॉल्व उसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चौथा जो इसमें आपको लिखना है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन आर सिंपल एंड एक्यूरेट। अगर आप देखेंगे नॉन एक्वस का जो टाइट्रेशन होता है, टाइट्रेशन का मतलब इतना समझिए घोलना, ठीक है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट में किसी चीज़ को डिजॉल्व करना, उसी प्रोसेस को हम लोग जनरली टाइट्रेशन बोलते हैं। बस इतना भी आप समझिए। तो नॉन एक्वस का जो टाइट्रेशन होता है वो आप देखेंगे बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही एक्यूरेट होता है, यानी कि पूरी तरह से घुल जाता है, जल्दी से घुल जाता है। क्यों, आपको नेक्स्ट में शायद पता चलेगा, नेक्स्ट या जब हम लोग आगे पढ़ेंगे भी तो आपको समझ में आएगा। पाँचवें की अगर हम लोग बात करें तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स आर यूजफुल फॉर द टाइट्रेशन ऑफ वेरी वीक एसिड्स। यानी कि जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं वो अपने अंदर जो वीक से वीक एसिड होते हैं उनको भी डिजॉल्व कर लेते हैं। जो वीक्स एसिड होते हैं और बेस भी लिखा हो, यानी कि बेस भी वीक आपका एसिड हो या फिर बेस हो, एसिड बेस से यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सभी को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। दैट कैन नॉट बी टाइट्रेटेड इन वाटर। यानी कि वे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा वीक एसिड होंगे या बहुत ज़्यादा वीक बेस होंगे, वो आप देखेंगे वाटर में जल्दी उनका टाइट्रेशन नहीं होता है, जबकि नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में बहुत ही ईजिली हो जाता है। तो ये 4-5 एनफ है इंपॉर्टेंस के अंदर लिखने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसके बाद आपको प्रूफ करना था अमोनिया को, कि अमोनिया एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट। यहाँ पर एक अलग आप लोग थोड़ा सा दूर लिख लीजिएगा, NH3 एज अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। यानी कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट कैसे है NH3, इसका आपको जो प्रूफ देना था वो हम लोग देने चल रहे हैं यहाँ पर। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ बतानी थी, अभी पूछा हुआ था आपसे, उसको हम लोग लिखने चल रहे हैं। उसको आप लोग ऐसे ही पॉइंट बाय पॉइंट, ऐसे ही जैसे हम यहाँ पर लिखे हुए सेम ऐसे ही आप लोग एग्जाम में लिखिएगा। तो पहला पॉइंट आप लोग इसमें लिखेंगे, लिक्विड NH3 डिजॉल्व्स एल्कली मेटल्स विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। अभी तक जो हम लोग इतनी प्रशंसा, इतनी जो तारीफ़ कर रहे हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट की, वो क्यों कर रहे हैं अब आपको समझ में आएगा। तो पहला ही पॉइंट आपसे बोला जा रहा है कि जो लिक्विड अमोनिया होता है, लिक्विड अमोनिया आपका कैसा है, एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। इसमें आप देखेंगे जो एल्कली मेटल्स होते हैं ना, एल्कली मेटल्स आप लोग जानते होंगे, एल्कली मेटल्स हम लोग किसे बोलते हैं। एल्कली मेटल्स आपका जो पहला जो ग्रुप होता है, पहले ग्रुप को हम लोग एल्कली मेटल्स बोलते हैं। तो जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं यस ब्लॉक का, ठीक है, जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं उन सभी को जब आप डिजॉल्व करेंगे लिक्विड NH3 में, तो बिना किसी केमिकल रिएक्शन के ही डिजॉल्व हो जाता है। यानी कि बस आप डालिए, सीधे घुमा दीजिए, डिजॉल्व हो गया, काम खत्म। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, कोई केमिकल रिएक्शन उसमें नहीं करवाना पड़ता है, यानी कि बहुत तेज़ी से डिजॉल्व कर लेता है। ये इसकी एक तारीफ हो गई। दूसरी, ड्यू टू लेस एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिक्विड NH3 इन लिक्विड NH3 इज़ अ बेटर सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्योंकि लिक्विड NH3 में आप देखेंगे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, वो बहुत ही लेस एक्सटेंसिव होती है, यानी कि ज़्यादा फैलती नहीं है, यानी कि बहुत ही लेस एक्सटेंसिव होती है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ही आराम से NH3 में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए भी एक तरह की नॉन एक्वस लिक्विड सॉल्वेंट बन जाता है। तीसरे की अगर हम लोग बात करें इसमें, तीसरे पॉइंट की, तो ड्यू टू इट्स लोअर विस्कोसिटी, और जो अमोनिया जो होती है इसकी विस्कोसिटी, यानी विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। इसका जो गाढ़ापन होता है, विस्कोसिटी जो होती है, वो भी आप देखेंगे बहुत ही लोअर होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लोअर होती है। और लोअर होने की वजह से प्रोवाइड्स अ बेटर मीडियम फॉर द मोमेंट्स ऑफ आयन इन इट। क्योंकि इसकी विस्कोसिटी यानी कि इसका जो गाढ़ापन है वो बहुत ही लोअर है, बहुत ही कम है, और कम होने की वजह से
कम होने की वजह से इसमें जो आयंस होंगे, जो आयन आएंगे इसके अंदर, जो आयंस आप डिजॉल्व करेंगे वो आयन बड़े आराम से, बड़े धूमधाम से उसमें मूवमेंट कर सकते हैं, घूम सकते हैं, बाकायदे इधर उधर एकदम बिल्कुल विचरण कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। तो क्यों ऐसा? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी यानी कि गाढ़ा ज़्यादा नहीं, अगर गाढ़ा होता तो उसमें घूमना थोड़ा सा मुश्किल होता, आयंस जो हैं वो वहाँ पर मूवमेंट नहीं कर पाते। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी आप लोग लिख देंगे। चौथी प्रॉपर्टी इसकी लिखेंगे, लिक्विड अमोनिया हैज़ हायर स्पेसिफिक हीट देन वाटर। वाटर से बढ़िया क्यों होता है लिक्विड अमोनिया? इसके पीछे एक और रीज़न है कि वाटर से ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होती है अमोनिया की। स्पेसिफिक हीट का मतलब है इसके अंदर की हीट। तो जब वाटर से ज़्यादा हीट इसके पास है तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर जब आप किसी चीज़ को डिजॉल्व करेंगे तो जल्दी से डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसकी हीट ज़्यादा है, इसकी हीट कम है। पाँचवें की अगर हम लोग बात करें तो पाँचवें में सॉल्यूशंस ऑफ मेटल्स इन लिक्विड NH3 आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आर रिएक्ट वेरी मच लाइक द मेटल देमसेल्फ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको मेंशन करना ही होगा एग्जाम में। सॉल्यूशंस ऑफ मेटल्स यानी कि अगर आप किसी मेटल को डिजॉल्व करते हैं, घोलते हैं या डालते हैं लिक्विड अमोनिया में इन लिक्विड NH3 आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो घुलने के बाद आप किसी मेटल को जब घोल देंगे ना लिक्विड अमोनिया में, तो घोलने के बाद वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट बन करके तैयार हो जाता है और बहुत तेज़ी से, एंड रिएक्ट वेरी मच यानी कि बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, और ऐसे जैसे कि वो बिल्कुल एकदम फ्री हो, एज द फ्री मेटल देमसेल्फ। आप यहाँ पे फ्री लगा दीजिएगा, फ्री मेटल देमसेल्फ यानी कि फ्री मेटल की तरह से यहाँ पर एकदम बिल्कुल रिएक्ट करता है, जैसे लगता है कि बिल्कुल अमोनिया में घुला ही नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर, तो ये 4-5 पॉइंट यहाँ पर भी एनफ है बिल्कुल अमोनिया को प्रूफ करने के लिए। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है, रिएक्शन इन लिक्विड अमोनिया। तो लिक्विड अमोनिया के क्या क्या रिएक्शन है, इसमें से 3-4 रिएक्शन आपसे पूछे हुए थे बार बार, उन्हीं 3-4 रिएक्शन को हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ लिक्विड अमोनिया आर गिवन बिलो, जिसमें से सबसे पहला आपका होगा एसिड बेस रिएक्शन। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एसिड बेस को ऐसे ज़्यादा समझना नहीं है, क्योंकि आप लोग पहले ही बहुत ज़्यादा एसिड बेस के बारे में पढ़ चुके हैं, एसिड बेस रिएक्शन के बारे में, तो इसमें बहुत ज़्यादा समझाना नहीं है। तो इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इन लिक्विड NH3 फॉर्म सॉल्ट एंड अमोनिया। अगर आप एसिड बेस का रिएक्शन वाटर में करवाएंगे तो वाटर में आप देखेंगे, वाटर में एसिड बेस का रिएक्शन होने के बाद, एसिड और बेस जब आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद साल्ट बनाते हैं, और साल्ट बनाने के बाद वाटर बना लेते हैं, यानी कि साल्ट और वाटर बनाते हैं। जबकि आप जब अमोनिया, लिक्विड अमोनिया के अंदर जब करवाएंगे आप एसिड और बेस का रिएक्शन, तो अमोनिया बन जाता है, यानी जिसके अंदर रिएक्शन होगा वही बन जाता है। यानी कि एसिड और बेस का रिएक्शन लिक्विड अमोनिया में होने के बाद साल्ट बनता है और अमोनिया बन जाता है। तो ये दोनों में जनरली डिफरेंस होता है, वाटर के अंदर वाटर बनता है, अमोनिया के अंदर अमोनिया बन जाता है, बस इतना सा दोनों में डिफरेंस होता है। इसका आप रिएक्शन कैसे देंगे, तो रिएक्शन जैसे मान लीजिए HCl है, HCl आपका क्या है, एसिड है, एक आप एसिड ले रहे हैं और एक मान लीजिए यहाँ पर आप बेस ले रहे हैं, ये आपका एसिड है और ये आपका यहाँ पर बेस है KNH2 यहाँ पे पोटेशियम एमाइड जो है आपका यहाँ पर बेस की तरह से एक्ट कर रहा है। यहाँ पर आप चाहें तो NaOH भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी यहाँ पर बेस ले लीजिए और यहाँ पर एसिड है। तो क्या होता क्या है इसमें, पहले ध्यान समझने की कोशिश करिए। आप चाहें तो सिर्फ ये रिएक्शन भी डायरेक्ट दिखा देंगे तब भी आपका सही हो जाएगा, लेकिन हम आपको समझाने के लिए ये वाला रिएक्शन भी लिखे हुए हैं। तो होता क्या है, जो ही आप एसिड और इस बेस को मिलाएंगे लिक्विड NH3 के अंदर, तो सबसे पहले NH3 क्या करेगा, NH3 रिएक्ट, क्योंकि आप जानते हैं अमोनिया क्या है, अमोनिया एक तरह का बेस है। पीछे हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं अमोनिया को बार बार देखें कि हमेशा बेस के अंदर आ रहा था। अमोनिया क्या होता है, एक बेस होता है, क्योंकि इसके पास अपना लोन पेयर होता है डोनेट करने के लिए, तो ये इसलिए बेस बन जाता है। तो अगर ये बेस है तो यहाँ पर एसिड से रिएक्शन कर लेता है, जो आप एसिड डालेंगे ना इसके अंदर, तो एसिड से अमोनिया क्योंकि बेस होने की वजह से रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करके NH4Cl बना लेता है। HCl और NH3 मिलकर के यहाँ पर NH4Cl बना लेता है, क्योंकि आप जानते हैं ये आपका एसिड था और ये खुद आपका बेस था, तो मिलकर के यहाँ पर बना लिया साल्ट, यानी क्या बना लिया, साल्ट आपका बन करके तैयार हो गया। तो आप चाहें तो ये वाला भी रिएक्शन सिर्फ अगर यहाँ तक दिखा देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप चाहें तो अमोनिया ना बनाएं तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साल्ट आपका बन करके तैयार हो गया है। और अमोनिया इसलिए नहीं बना क्योंकि अमोनिया यहाँ पर खुद ही रिएक्ट कर रहा है।
ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन भी आप लोग चाहें तो एग्जाम में सिर्फ लिख करके दिखा देंगे तब भी आपका सही हो जाएगा। तो ये Cl और NH3 यहाँ पर मिल करके NH4Cl यहाँ पे बना ले रहे हैं, जो कि आपका एक साल्ट बन गया। अब आगे रिएक्शन कैसे बढ़ता है, अगर आप दूसरा कोई बेस लिए हुए हैं, जैसे इसको हम लोग एसिड मान लें और इसको अगर हम लोग बेस मान लें, तो जो दूसरा बेस लेंगे, यानी दूसरा बेस आपका ये है, एक तो बेस ये खुद ही था और एक बेस आपका जो आप अलग से बाहर से लिए हुए हैं, ये वाला बेस अब इस साल्ट से रिएक्शन करेगा, जो साल्ट अभी यहाँ पर बना हुआ है। इस साल्ट से जब रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के बाद आप देखेंगे के और Cl मिलकर के यहाँ पे KCl बना लेगा, बाकी NH2 और NH4 मिलकर के 2 बार फिर से यहाँ पर अमोनिया बना लेगा। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर साल्ट बना था और यहाँ पर अमोनिया बन गया, तो साल्ट और अमोनिया बन करके तैयार हो जाता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन इन लिक्विड NH3। ठीक है, तो ये पहला रिएक्शन आपका कंप्लीट हुआ। दूसरे रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें इसमें, तो दूसरे रिएक्शन का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो अमोनिया इज ईजिली ऑक्सीडाइज्ड, याद रखिएगा, अमोनिया जो होता है बहुत ही आसानी से ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, यानी कि खुद का ऑक्सीडेशन करवा लेता है। खुद का क्या करवा लेता है, ऑक्सीडेशन, और खुद का ऑक्सीडेशन करवा करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, पहली बात। और अगर अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी न किसी का तो रिडक्शन भी होगा, जायज़ सी बात है। तो रिडक्शन किसका होता है, इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट फॉर रिडक्शन रिएक्शन। तो ये जो सॉल्वेंट बनता है अमोनिया का रिएक्शन जब आप किसी से करवाएंगे तो करवाने के बाद जो सॉल्वेंट बनता है वो आपका बहुत ही बढ़िया रिडक्शन रिएक्शन उसके अंदर तैयार होता है। यानी कि अमोनिया जो है, अमोनिया का जो सॉल्वेंट होता है, लिक्विड अमोनिया जो होता है, लिक्विड अमोनिया के अंदर रिडक्शन रिएक्शन बहुत ही मज़ेदार तरीके से होता है। कहने का सेंस हुआ, अगर आपको किसी चीज़ को रिड्यूस करवाना है, किसी का रिडक्शन करवाना है, किसी को छोटा करना है रिड्यूस करके, तो उसको आप लाइए और ला करके अमोनिया के अंदर डाल दीजिए। लिक्विड अमोनिया के अंदर जो ही आप डालेंगे उसका अपने आप रिडक्शन हो जाएगा, वहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। कैसे, रिएक्शन के थ्रू हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं आपका NH3 यानी कि अमोनिया, लिक्विड अमोनिया यहाँ पर थी। यहाँ पे याद रखिएगा गैसियस नहीं है, जहाँ पर भी यहाँ पे आपको जितनी अमोनिया मिल रही है सब की सब लिक्विड है। हम लोग गैस वाले अमोनिया की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अमोनिया को हम लोग यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट लेकर के चल रहे हैं, और सॉल्वेंट का मतलब होता है लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड अमोनिया मान लीजिए यहाँ पर है, और इस लिक्विड अमोनिया में हम लोग कॉपर ऑक्साइड को डाल दिए, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड को डाल दिए तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर फॉलो होंगे। पहला तो ये कि अमोनिया खुद को ऑक्सीडाइज्ड कर लेगा, और ऑक्सीडाइज्ड करने का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को अपने अंदर ले ले, यानी कि ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर ले। ऑक्सीजन को जब कोई एक्सेप्ट कर लेता है तो इसका मतलब है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये आप देखेंगे यहाँ से ऑक्सीजन उठ करके आ जाता है यहाँ पर, और जब यहाँ पर आ जाता है तो बन जाता है यहाँ से 2 बार हाइड्रोजन निकल करके, और यहाँ पर ऑक्सीजन निकल करके बन जाता है H2O। इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया के अंदर ही तो हाइड्रोजन था, तो अमोनिया का हो गया ऑक्सीडेशन, यानी कि अमोनिया खुद को ऑक्सीडाइज्ड कर लिया। ये तो पहला टर्म हो गया जो कि वेरीफाई हो गया। दूसरा, इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट फॉर रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि रिडक्शन, यानी कि दूसरे जो आप डालेंगे उसका क्या कर देता है, उसको रिड्यूस कर देता है, उसका रिडक्शन करवा देता है। यानी कि आप डालें क्या है इसमें, कॉपर ऑक्साइड डालें, मतलब इसका क्या करवा देगा, रिडक्शन करवा देगा। और रिडक्शन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का त्याग कर देना, ऑक्सीजन को डोनेट कर देना, ऑक्सीजन को हटा देना अपने अंदर से। ठीक है, तो ऑक्सीजन को अगर आप यहाँ से हटा देंगे, यानी कि NH3 जो होता है ऑक्सीजन को ले लेता है, ले लिया मतलब कॉपर में से ऑक्सीजन गायब हो गया, मतलब कॉपर रिड्यूस हो गया, या फिर ऐसे बोल लीजिए कॉपर का रिडक्शन हो गया। और जब कॉपर का रिडक्शन हो गया मतलब ऑक्सीजन यहाँ से गायब हो गया, तो कॉपर बेचारा अकेला हो गया, यानी कि कॉपर बिल्कुल एकदम प्योर हो गया। अभी ऑक्सीजन के साथ था, अभी बिल्कुल एकदम प्योर हो गया। और बाकी जो आपका बचा खुचा है वो है आपकी नाइट्रोजन गैस। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि लिक्विड अमोनिया तो हमारे पास थी ही, इसमें हम कोई एक मेटल का ऑक्साइड डाले हैं, तो डालने के बाद तुरंत इसने क्या कर लिया, रिडक्शन रिएक्शन कर लिया, यानी कि उसको रिड्यूस कर दिया, और उसको रिड्यूस करने के बाद इसमें कॉपर में यानी कि मेटल में कन्वर्ट कर दिया है, और खुद को कर लिया है ऑक्सीडाइज्ड, और नाइट्रोजन गैस को रिलीज कर दिया है। तो इस तरीके के रिएक्शन को, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और क्योंकि ये लिक्विड अमोनिया के अंदर हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है लिक्विड अमोनिया का। तीसरे अब आते हैं तीसरे वाले रिएक्शन पर।
जो तीसरा रिएक्शन है, तीसरे रिएक्शन का नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तीसरे रिएक्शन का नाम क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कि इसमें कोई ना कोई प्रेसिपिटेट बनेगा। और प्रेसिपिटेट को समझना हो तो हम बार बार आपको एक एग्जांपल देते हैं। दही को समझिए, दही जैसे होती है ना, जैसे आप दूध में क्या कर देते हैं, दूध में कोई खट्टी चीज़ डाल करके आप लोग शाम को रख देते हैं और सुबह तक होते होते उसका थक्का जम जाता है, यानी कि दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दूध था उसका प्रेसिपिटेशन हो गया और प्रेसिपिटेशन होने के बाद वो थक्के में कन्वर्ट हो गया। तो वैसे ही जब रिएक्शन होने के बाद कोई एक थक्का जैसी चीज़, यानी कि बिल्कुल एकदम जैसे दही का थक्का बनता है वैसे थक्का जैसी चीज़ जब बन जाती है, यानी कि थोड़ी सी सॉलिड टाइप जब बन जाती है, तो उस तरह के मैटर को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, या फिर अब उस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोल देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर है? तो अब लिक्विड अमोनिया के अंदर कैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। इट कैन प्रेसिपिटेट द कैल्शियम कार्बोनेट बाय फ्लोइंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन मिक्सचर ऑफ जिप्सम एंड अमोनिया। आप लोग क्या करिए, जिप्सम लीजिए, जिप्सम हमने ले लिया, लिक्विड अमोनिया लीजिए, अमोनिया हमने ले लिया। अब इन दोनों को मिक्स कर दीजिए, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लो करवाइए, कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोग प्रवाहित करिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप जब इन दोनों के मिक्सचर में प्रवाहित करेंगे, फ्लो करेंगे, तो फ्लो करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन बन जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, ये बिल्कुल इसका थक्का जम जाता है। तो यहाँ से निकलेगा आपका कैल्शियम और यहाँ पर CO2 है ही, इसमें से एक और ऑक्सीजन निकल करके बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 बना लेगा। तो इसका हो जाएगा प्रेसिपिटेशन और बाकी जितनी चीज़ें सब मिल रही हैं NH3 वगैरह जो भी बचा खुचा है सब मिला करके आपका बन जाएगा यहाँ पर NH4 का ट्वाइस और SO4, और बाकी जो इसमें से जो कुछ बचेगा वो आपको बन जाएगा H2O। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर दो बन जाते हैं, जो कि ये दोनों प्रोडक्ट अभी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट आपका ये जो प्रेसिपिटेशन यहाँ पे हो जा रहा है, तो इसको आप लोग ज़रूर दिखा दीजिएगा एग्जाम्पल में। ऐसे ही आप लोग एक लाइन में रिएक्शन यहाँ पे दिखा देंगे, हो जाएगा। एक और बात आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बस आपको ऐसे ही एक लाइन में रिएक्शन दिखा देना, यहाँ पे एनफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका अगर आप लोग पूरा एकदम मैकेनिज्म देने चलेंगे तो पहली बात तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम आप देखेंगे एक ही लाइन में अक्सर दिखा दिया जाता है, 1 से 2 लाइन में, बाकी उसमें मैकेनिज्म वगैरह ज़्यादा नहीं आता, यानी कि मैकेनिज्म आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। दूसरी बात ये है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने आप रिएक्शन देखेंगे सबका आपको मैकेनिज्म भी देना पड़ता है और बाकायदे मैकेनिज्म ही पूछा जाता है, जबकि इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता। इनऑर्गेनिक में बस एक लाइन में आप दिखा दीजिए, काम खत्म हो जाता है। दूसरी बात यह है कि इसमें एक साथ 2-2, 3-3 रिएक्शन पूछा है। अब सबका अगर आप मैकेनिज्म देने चलेंगे तो आपका आंसर जो होगा 2-3 पेज के बजाय 5-6 पेज का बन जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपकी कॉपी भी नुकसान होगी, वहाँ पर जो पेज होगा आपका पेज भी नुकसान होगा, आपकी मेहनत नुकसान होगी। दूसरी बात, जो आंसर आपसे पूछा हुआ है बहुत ही थोड़े से में 400-500 वर्ड में पूछा हुआ है और आप पूरा लिख दे रहे हैं 1000 वर्ड में, तो आपका बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, आपको नंबर उतना ही मिलना है। टाइम भी आपकी बर्बाद होगी, तो कोई मतलब नहीं है। जितना हम यहाँ पे करवा रहे हैं बस उतना ही आप लोग एग्जाम में कर दीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब आते हैं एक लास्ट रिएक्शन पर, जो कि आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है। एक लास्ट रिएक्शन आपसे पूछा हुआ था कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में आप लोग क्या लिखेंगे, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में आप लोग लिखेंगे अमोनिया इज़ अ लेविस बेस। आप लोग जानते हैं अमोनिया कैसा है, बेस है। हम बार बार चिल्लाते आ रहे हैं अमोनिया क्या है, बेस है। जब अमोनिया बेस है तो इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन, जैसी बात है लेविस बेस है तो लेविस बेस हम लोग किसे बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, जो लोन पेयर को डोनेट कर सके। तो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल, तो मेटल को क्या कर सकता है, लोन पेयर अपना डोनेट कर सकता है। जब मेटल आयन को अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा तो आप समझ गए होंगे, जो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है उसे ही तो हम लोग बोलते हैं लिगैंड। आप लोग लिगैंड किसे बोलते हैं, लिगैंड हम लोग उसे बोलते हैं जो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि जितने भी लेविस बेस होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, लिगैंड होते हैं। ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लेविस एसिड और लेविस बेस में, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पर भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो वैसे भी आप लोग जानते हैं कि NH3 जो होता है उस तरह का लिगैंड होता है। आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ढेर इस तरह के अमोनिया वाले ढेर सारे कंपाउंड आप लोग देखे होंगे, ढेर सारे कॉम्प्लेक्स आप लोग देखे होंगे। तो आप लोगों को पता है कि अमोनिया क्या होता है, एक तरह का लिगैंड होता है। लिगैंड क्यों होता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन पेयर को या लोन पेयर को डोनेट कर सकता है।
तो इसलिए आपका ये लिगैंड हो जाता है। और जब लिगैंड हो जाता है तो किसी मेटल को अगर डोनेट कर दिया गलती से भी लोन पेयर, तो मेटल और लिगैंड मिलकर के हमेशा और हमेशा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन। तो अमोनिया के पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाली टेंडेंसी भी होती है। तो आप लोग इतनी बात लिख देंगे और लिखने के बाद आप रिएक्शन शो कर देंगे, यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा पूरा फुल्ली कंप्लीट। रिएक्शन कैसे, रिएक्शन आप जैसे कोई भी एक कॉम्प्लेक्स आप लोग चाहें तो यहाँ पर दिखा सकते हैं अमोनिया वाला। जैसे एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर अगर हम लोग लें कॉपर सल्फेट लें, अगर हम लोग कॉपर सल्फेट लेते हैं तो कॉपर सल्फेट का अगर आप लोग अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे, लिक्विड अमोनिया से, तो अमोनिया से रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर अपना 4 बार, और ये डोनेट कर देगा कॉपर की जो डी सबसेल है, डी सबसेल में डोनेट कर देगा और डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के बाद ये दोनों ही आपस में मिल करके क्या बना लेंगे, कॉपर। और देखिए कॉपर और NH3 आपका 4 बार है तो NH3 का 4 टाइम, और बाहर में आपका हो जाएगा ये जो SO4 है वो आपका चला जाएगा बाहर, यहाँ पे आ जाएगा आपका बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर जो NH3 है वो अंदर आ जाएगा, यहाँ से SO4 हट करके बाहर आ जाएगा, और SO4 की जगह पे कौन आ जाएगा, NH3 आ जाएगा, क्योंकि NH3 यहाँ पर लिगैंड की तरह से एक्ट कर रहा है, इसको डोनेट कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो इस तरीके से बना लेगा आपका एक कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड आयन, और बाहर में आपका सल्फेट। काम खत्म। और ये किस कलर का होता है, ये जो आपका पूरा कॉम्प्लेक्स बना है, इस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होता है, तो ब्लू कलर का होता है। आप जानते हैं कॉपर अक्सर ब्लू कलर का ही कॉम्प्लेक्स हमेशा बनाता है। तो कॉपर जहाँ पर भी मिले आपको ब्लू कलर तुरंत बिना सोचे समझे लिख दीजिए। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं जितने भी रिएक्शंस थे, जितने भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट थे, सब के सब आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज़ अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर करिए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके हमको बताइए कि आपको कैसा लगा है वीडियो, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।